विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शुरुआत राजीव जी आपसे। कल एक भारी भरकम डेलीगेशन लेकर अभिषेक बैनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और महासचिव हैं, पार्टी के सांसद भी हैं लोकसभा के, वो पहुंचे थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए। और उसके बाद वो बेहद गुस्से में भी दिखाई दिए, हमलावर भी रहे। और उनके बड़े आरोप तो ये भी थे कि दरअसल बहुत एग्रेसिवली बिहेव किया है सीएसी ज्ञानेश कुमार ने उनके साथ, और वो चुनौती दे रहे हैं कि अंदर मीटिंग का जो भी फुटेज है वो पब्लिक कर दें, फुटेज को जारी कर दें, मीटिंग की वो सार्वजनिक कर दें। क्या चुनाव आयोग ये करेगा इन आरोपों पर? ये वही चुनाव आयोग है जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली बार वोट चोरी को लेकर, महादेवपुरा बेंगलुरु की विधानसभा का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एफिडेविट मांग लिया था। एक तो ये सवाल, इस पर आप ये क्या आरोप प्रत्यारोप है? दूसरी बात ये भी कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या सीधे तौर पर धमका रही हैं कि जिस तरह का बयान उनका सामने आया गृह मंत्री को लेकर कि हमारा इरादा आपका अपमान करने का होता तो हम आपको होटल से बाहर ही नहीं निकलने देते, आप खुशकिस्मत हैं कि हम अब भी आपका सम्मान कर रहे हैं, इसे हल्के में न लें। ओवरऑल पश्चिम बंगाल की सियासत चुनावों से पहले ही किस कदर गर्म हो गई है कि दिल्ली तक यह गर्माहट पहुंच रही है। देखिए, ये तल्ख होती बयानबाजी आज पहला दिन है, और मैंने कल ही कहा था कि नए साल में पहला चुनाव बंगाल में होना है और इस बार वहाँ की राजनीतिक गर्मी, चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और ये बयानबाजी आप देख ही रहे हैं किस तरीके की हो रही है। वैसे देश के गृह मंत्री को किसी राज्य में निकलने न दिया जाए, ये एक बयान हो सकता है, सच्चाई कभी नहीं हो सकती। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन को एसआईआर पर घेरने की बात है, निश्चित तौर पर जब से एसआईआर शुरू हुआ है टीएमसी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। अभिषेक बनर्जी ने ये बात कहकर कि आप ईवीएम के चक्कर में पड़े हैं, दरअसल ये सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके और दूसरे तरीके से वोट चोरी वोटर लिस्ट के जरिए हो रही है। और अगर इसे पहले के राज्यों में विपक्षी पार्टियों के लोगों ने पकड़ लिया होता, अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने और बिहार में आरजेडी ने, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में ऐसी जीत नहीं मिलती। और टीएमसी ने उस चोरी को पकड़ लिया है। उन्होंने 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई उसके बारे में भी ये कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ही उस मीटिंग में बोलते रहे, और उन्होंने चैलेंज किया कि उस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज या तो सार्वजनिक कर दिया जाए। देखिए, चाहे जो बातें हों, असलियत क्या है ये चुनाव आयोग ही बता सकता है। जो भी परिस्थितियां हो, देश के लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाए जाएं और इस तरह की बात कही जाए कि सरकार कहां बनेगी और कैसे बनेगी लोग ये तय नहीं करेंगे, बल्कि एक सिस्टम तय कर देगा और इस तरह की गड़बड़ियां की जाएंगी। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहली बात तो मैंने जैसा कहा, मैं बंगाल में था ही, एसआईआर को लेकर जितनी गंभीरता टीएमसी ने दिखाई, मुझे अभी तक किसी राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने वो सक्रियता नहीं दिखाई। बावजूद इसके जो 58 लाख वोटर कटे हैं, उससे टीएमसी में एक बेचैनी भी दिखाई दे रही है। और अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में वहीं पर पोलिंग बूथ लगाया जाएगा और ये वोटरों की सुविधा के लिए होगा, तमाम इस तरह की जो बातें अभी आ रही हैं, और जिस तरह से अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कल कहा कि कोलकाता और आसपास के 28 इलाके जो शहरी इलाकों के हैं उसमें 22 सीटें जीतने का लक्ष्य उन्होंने कहा, जिसमें 2021 के चुनाव में मुझे लगता है शायद कोई भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी उन 28 सीटों में। जो बीजेपी उत्साहित है कि 58 लाख वोटरों के नाम जो कटे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे वोटर थे जिसका झुकाव टीएमसी की तरफ था। उसे ये लग रहा है कि एसआईआर के जरिए बोगस वोटर या एसआईआर के जरिए जिन्हें वो कहते हैं घुसपैठिया, शायद वो वोटर हैं जिनके नाम कट रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ये चैलेंज कर रही है बार बार कि
कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन वोटरों का लिस्ट जारी नहीं कर रही है। बस एक नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। तो ये चीजें चलती रहेंगी। मूल बात है कि देश की आम जनता को ड्राफ्ट लिस्ट, और अभी भी इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको मालूम है कि स्मार्टफोन यूजर नहीं है, वो ऐप के जरिए जाके चेक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पोलिंग बूथ के दिन ही, वोट देने के दिन ही वो जाते हैं, तब पता चलता है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निकलने के बाद एक एक आदमी जाके अपने नाम की तस्दीक करे, वो हिंदुस्तान जैसे देश में संभव नहीं है, जहां 70% या 75% मतदान को ही बहुत बेहतर मतदान कहा जाता है। वहां ऐसी परिस्थिति हो कि 100% मतदाता अपनी वोटर लिस्ट को ड्राफ्ट लिस्ट के साथ जाके चेक कर लें, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो निश्चित तौर पर जो नाम कट रहे हैं उसको लेके एक बेचैनी टीएमसी के अंदर दिखाई दे रही है, और एक उत्साह भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा चुनावों तक। जब फरवरी में फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि प्रॉपर कितना डिलीशन हुआ, और जब एडिशन भी होगा तो पता चलेगा। लेकिन अभी जो तकरार है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी और टीएमसी की इस तकरार में जो एक ताकतवर पार्टी जो 3 दशकों तक सीपीएम वहां पर राज करती रही, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो इस दोनों की तकरार में कहीं दिखाई उस तरीके से नहीं दे रहे हैं। वो वामपंथियों का ये मानना है कि ये नूरा कुश्ती है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, और ये आपस में ही दोनों लड़ते हैं, और उसमें सीपीएम कहीं दिखाई भी नहीं देता। तो ये अब सीधा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह देश में बाइपोलर चुनाव हर जगह हुए हैं, और पश्चिम बंगाल में भी पिछले कई चुनाव हुए, ये चुनाव भी एकदम बाइपोलर दिखाई दे रहा है, एक बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी। और इसलिए कांग्रेस लगातार ये कहती भी रही है कि दोनों आपस में ये इस तरह से लड़ते हैं कि बाकी तीसरे दिखाई नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी। अगर